नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, ये फैसला तो हो चुका कि देर से ही सही देश में जनगणना होगी। जनगणना नियत समय पर होना था, हो नहीं पाया, देरी हुई। और जनगणना आवश्यक भी है क्योंकि देश में सब कुछ जो तय होता है वह जनगणना के माध्यम से ही तय, जनगणना के जो आंकड़े आते हैं सरकार उसी हिसाब से रोड मैप बनाती है। लेकिन जैसे ही जनगणना की घोषणा हुई, वैसी पार्टियां जो जाति गिनने की पक्षधर है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, बिहार में जातीय गणना हो चुकी है, तब भी विवाद हुआ था कि इसे जातीय जनगणना कहा जाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था हम जातीय गणना कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ थे तो उन्होंने जातीय जनगणना को मुद्दा बना रखा था। राहुल गांधी भी बात करने लगे थे। और देखिए, पिछले दिनों अशोक चौधरी ने इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार के अलग हटने का छुपा रहस्य भी बताया कि ममता बनर्जी तब विरोध कर रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी जाति गिनने के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ती। चिराग पासवान भी जातीय जनगणना के पक्ष में है और अनेक पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल ने तो आंदोलन की ही घोषणा कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि जनगणना और जातीय जनगणना पर बड़ी सियासत देश में होने जा रही है और मोदी सरकार अपनों से ही परेशान है। देखिए, यह सरकार मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। कुर्सियों के जो पाए हैं वे कई पार्टियों के पाए हैं। ऐसे में मोदी सरकार स्वयं हर फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन जहां नीतीश कुमार की बात आ जाती है, चंद्रबाबू नायडू की बात आ जाती है, चिराग पासवान की बात आ जाती है, वहां सरकार को समझौता भी करना पड़ता है। तो जनगणना, जातीय गणना और फिर इसके फायदे और नुकसान, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करें। अजीत जी, अपने दर्शकों के देखिए, ये आपने ज्ञानेश्वर जी जो कहा, बिहार की पार्टियों की बात सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो बिहार की पार्टियों का, जैसे चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास, उनका कोई तो बहुत स्टेक पर लगा नहीं है। बिहार में वो पार्टियां राजनीति करती हैं और बिहार में जातियों की गिनती हो चुकी है और जो जातियों के आंकड़े आए हैं उससे कमोबेश सभी पार्टियां उसके समर्थन में, सभी पार्टियां उससे सहमत है कि जो वो तो बीजेपी ने भी कहा कि हम भी इसके पक्ष में थे। वहां बीजेपी की भी कमेटी गई थी, उस समय संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के और नीतीश कुमार गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, और अपोजिशन में चिराग तेजस्वी यादव उनको भी साथ में लेकर के गए थे। तो बीजेपी भी दावा करती है, बीजेपी क्रेडिट लेती है। सुशील मोदी अब दिवंगत हो गए, उन्होंने कई बार कहा कि ये फैसला एनडीए सरकार का था कि जातीय गणना होगी बिहार में। तो बिहार में जातीय गणना हो चुकी है, जातियों की संख्या सामने आ चुकी है और कमोबेश सभी पार्टियां उस आंकड़े से सहमत है कि यादव इतने हैं और मुसलमान इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, दलित इतने हैं। ये सब चीजें सेटल हो चुकी बिहार में। तो अब इन पार्टियों का क्या स्टेक पर है? बिल्कुल, मतलब आप राजनीति छोड़ दीजिए। लेकिन भाजपा ने तब आरोप लगाया था, अजीत जी याद कीजिएगा, भाजपा ने आरोप लगाया था कि यादवों की संख्या और मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए थे कि यादवों की संख्या ज्यादा बताई गई है, मुसलमान की भी संख्या। लेकिन वो एक तरह से हम सेटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14% मान लीजिए मुसलमान यादव दिखाए गए हैं, तो ये मोटी सहमति रही है 1931 के जनगणना के समय से ही कि 14% मुसलमान है बिहार में, यादव है बिहार में। ये पहले से सहमति नहीं है। तो वो मतलब आंकड़ों पर सवाल उठाना एक राजनीति थी बीजेपी की, उससे ज्यादा हम नहीं कुछ देख रहे हैं, क्योंकि 16-17% मुसलमान माने जाते थे जो 18% बताए जा रहे हैं, और 14% यादव माने जाते थे जो अब 14% अभी भी जातीय गणना में आए हैं। तो वो बीजेपी की एक पोजिशनिंग थी, वो अपोजिशन में थी, तो उसको कुछ ना कुछ आंकड़ा सामने, उस आंकड़े पर किसी न किसी तरह का सवाल उठाना था। जैसे मुकेश सहनी ने दूसरी बात कही थी उस समय कि आपने जो निषाद और जो सहनी मल्लाह जातियां, उनकी तमाम उप जातियों की गिनती अलग अलग की है, जबकि कुर्मी में ऐसा आपने नहीं किया है, यादवों में ऐसा आपने नहीं किया है। ये उस समय मुकेश सहनी ने भी सवाल उठाए थे। तो इन सवालों को छोड़ देते, हाँ, एक चीज सेटल हो गई है। अब अगर बिहार की पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग है, एक राजनीतिक पोजीशन लेने की बात है, क्योंकि अब तो देश के दूसरे हिस्सों में होनी है
और उन हिस्सों में बिहार की पार्टियों की कोई राजनीति नहीं, उनका कोई चुनाव नहीं करना है, उनको कुछ करना नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, और इस मुद्दे में जो अंतर्निहित मुद्दा है वो आरक्षण का है। जो जाति गणना की बात हो रही है ना, उसमें उसके साथ ही आरक्षण को जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी पार्टी ठहराने के लिए एक पॉलिटिकल लाइन ली जा रही है कि अगर बीजेपी जाति गणना नहीं कराती है तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि वो आरक्षण विरोधी है, और इसीलिए वो जाति गणना नहीं करा रही है, वो ओबीसी की विरोधी है, वो दलितों की विरोधी है। इस तरह की बातें कही जाएंगी, इस तरह की पॉलिटिक्स होगी जो हम समझ रहे हैं, उसके लिए ये मांग हो रही है। फिर आगे हम कराएंगे। अब ओवरऑल जो तस्वीर आपने कही वो, लेकिन अब तो राहुल गांधी भी पक्षधर हो गए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जैसे ही राहुल गांधी, अब तो देखिए विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी बिहार की बात छोड़िए, बिहार में तो गणना हो चुकी, जनगणना उसे नहीं कहेंगे, जनगणना हो जाएगी तो मुहर लग जाएगी क्योंकि जनगणना केंद्रीय एजेंसी करेगी। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही आए हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह तो देशव्यापी मुद्दा हो गया और बीजेपी वाले इसमें घिरते दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी का स्टैंड, राहुल गांधी क्या फायदा लेना चाहते हैं? राहुल गांधी के बारे में भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जातीय जनगणना कांग्रेस का कभी कंसर्न नहीं रहा है, पहले कभी नहीं रहा है। वो चाहते तो राहुल गांधी 2011 में दूसरी बार के सांसद थे, उनकी सरकार थी, उस समय जुड़वा देते जाति जनगणना, उस समय तो जोड़ी नहीं कांग्रेस ने। तो जाति जनगणना कभी भी कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का कोर एजेंडा कभी नहीं रहा है। वो कोर एजेंडा हमेशा वो समाजवादी पार्टियों का रहा है, जो समाजवादी राजनीति करती हैं, जो लोहिया के पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे को मानती रहती है, जो ये मानती है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, अगर ये आबादी सामने आए आधिकारिक रूप से तो फिर उस अनुपात में आरक्षण की मांग हो। तो ये मूल मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टियों का है, जो अब प्रादेशिक पार्टियों में बटी हुई है, कई प्रादेशिक पार्टियों में बटी हुई है। और नीतीश कुमार ने ही राहुल गांधी के कान में ये गुरु मंत्र फूका है जो जातीय गणना वाला है। जब वो, आपको ध्यान होगा पिछले साल 2023 के फरवरी और मार्च या अप्रैल में जब नीतीश कुमार मिले थे, हमको लगता है अप्रैल का महीना रहा होगा, जब नीतीश कुमार मिले थे और उन्होंने राहुल गांधी के, जब खड़गे भी उन समय साथ में थे, तो नीतीश कुमार ने उनको समझाया था कि जाति गणना की मांग हम लोग को करनी चाहिए है और आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उस समय नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं थी, अपोजिशन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी को ये बात समझ में आई कि ये जाति गणना की अगर मांग करते हैं और आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करते हैं तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने, उस समय तक राम मंदिर का भी उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा था, सबको ये पता था कि चुनाव के पहले राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो हिंदुत्व के मुद्दे की काट के लिए जो मुद्दा था वो जाति गणना, नीतीश कुमार समझा के चले गए, और समझा के चले क्या गए, उसके बाद तो नीतीश कुमार अलग ही हो गए, एनडीए में चले गए वो तो, इंडिया ब्लॉक छोड़ करके। लेकिन जब वो समझाया उन्होंने, तो उनके समझाने के बाद कर्नाटक का चुनाव होना था, उसकी घोषणा हो गई थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक में इस गुरु मंत्र का खूब पाठ किया, घूम घूम करके उन्होंने जाति गणना की बात कही, आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही, और जितनी आबादी उतना हक का एक नारा दिया उन्होंने। तो ये, और वो वहां क्लिक कर गया, वहां स्थितियां थी, उसके अनुकूल स्थितियां थी, वहां कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस को बड़ी जीत मिल गई। तो राहुल गांधी को लगा ये तो एजेंडा हिट हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्होंने पकड़ा हुआ है उस एजेंडे को। हालांकि पिछले ही साल कर्नाटक चुनाव के बाद जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जो बड़े जातीय डिवीजन वाले स्टेट है, वहां कांग्रेस हार गई। लेकिन ये पकड़े रहे राहुल गांधी, तो लोकसभा चुनाव में अभी उनको जो फायदा हुआ है, कांग्रेस की सीटें 99 पहुंची हैं या समाजवादी पार्टी की सीटें 37 हुई हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन पार्टियों ने। तो ये माना जा रहा है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, उसका फायदा है ये आरक्षण बचाने का, और जाति गणना, जातियों को, ओबीसी को और एससी एसटी को एकजुट करने की जो राजनीति है वो सफल हो गई। तो इसलिए राहुल गांधी उसको पकड़े हुए हैं और वो नहीं छोड़ेंगे उसको। वो उसको, भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी एकदम चलते फिरते टाइम बम टाइप के लोग हैं। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा दिया कि जाति गणना नहीं होगी। उन्होंने उसको समझा ही नहीं कि नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये उनकी निजी राय है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं कि इस तरह के बयानों से कितना नुकसान होता है। सबको पता है कि अयोध्या के जो फैजाबाद के एमपी थे,
कंगना रनावत लगता है हाँ, भारी वो पड़ने लगी है वो बीजेपी पर, जिस बिल्कुल तरीके से अभी वो एक बोलती इशू जा पर रही है। किसानों वाले मुद्दे पर सफाई दी गई, बीजेपी ने एक बयान जारी किया, तब तक ये जाति गणना की बात कर दी उन्होंने। और ये एक सिंपल एमपी है, वो ऐसा नहीं है कि वो जी प्रवक्ता है या वो पार्टी की राय रख रही है। लेकिन कई बार तो सोशल मीडिया के जी जमाने में तो किसी की राय को आप पार्टी की राय बना करके प्रचारित कर दीजिए, कितनी सफाई देती देती बीजेपी। आपको याद है कि बिल्कुल। किस तरह से फैजाबाद के एमपी थे लल्लू सिंह, और उन्होंने कह दिया कि हमको 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो अब लल्लू सिंह कोई ऐसे बड़े नेता तो थे नहीं, जी लेकिन उन्होंने कह दिया, और इसका नतीजा देखिए कि वो खुद तो हारे ही, फैजाबाद बीजेपी का भट्टा बैठ गया उत्तर प्रदेश में। तो ये नहीं, आपने देखा ना, राजस्थान में एक नेताजी ने क्षत्रिय बिल्कुल ठाकुरों कहा, के बारे में कुछ कह दिया, पूरे फिर देश पूरे में, देश में क्या हो पश्चिमी गया। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सब जगह इसका विरोध हुआ। वो उन्होंने नागौर से जो चुनाव लड़ रही थी ज्योति जी मिर्धा ने बिल्कुल। संविधान बदलने की बात कही थी, वो भी चुनाव हार गई, और राजस्थान में बहुत बुरी स्थिति हो गई बीजेपी की। कर्नाटक में इसी तरह से अनंत हेगड़े ने संविधान जी बदलने की बात कही थी, तो खैर उनकी टिकट तो बीजेपी ने काट दी थी। तो ये सिंगल एमपी है, आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपने कोई बयान दिया तो उसको प्रचार कर दिया जाएगा सोशल मीडिया में। तो ये जाति गणना का मामला, एक तो बीजेपी, एक तो कांग्रेस घेर रही है, और कांग्रेस के साथ जाति की राजनीति करने वाली जितनी पार्टियां हैं वो सब घेर रही हैं। ऊपर से अपने ही एमपी का इस तरह का बयान आ रहा है कि नहीं होना चाहिए है। और उसके उसके ऊपर से देखिए तो जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो सहयोगी पार्टियां भी अब इसके लिए दबाव बनाने लगी, वो भी कहने लगी कि जाति गणना होनी चाहिए है। तो ये जो जाति गणना का मामला है, उस पर बीजेपी चौतरफा घिर गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो पार्टियां हैं, जो बिल्कुल। सहयोगी पार्टियां जो एनडीए में हैं, वो भी अब आरक्षण की बात कर रही है, जाति गणना की बात कर रही है। आपको ध्यान होगा, उन्होंने अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी कहा था कि ये इस तरह से जातियों की गिनती होनी चाहिए, वो भी जाति गिनती के पक्ष में है, जातियों की गिनती होने के पक्ष में जी है। और चिराग पासवान जो सहयोगी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए है। ये वो जब दूसरी बार वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपना अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय रांची में, उन्होंने ये बात कही। तो अब सहयोगी पार्टियां भी ये सवाल उठाने लगी हैं। इसका इसका मतलब है कि बीजेपी को इस पर अब कोई डिसीजन लेना होगा, एक स्टैंड लेना होगा बीजेपी को। वो स्टैंड किस तरह से, नहीं, वो तो स्पष्ट है ना अजीत जी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, आपने भी देखा कि राम मंदिर का कार्ड नहीं चला। राम मंदिर के बहाने जितनी बड़ी जीत की कल्पना की जा रही थी, वह तो संभव नहीं हो पाया। लेकिन संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, विपक्षी यह समझा गए। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में भी आरक्षण को लेकर बाबेला होता रहा है, झारखंड में आरक्षण बढ़ाने की संचिका राज्यपाल के हाथ दबी हुई है। तो देखिए, बीजेपी को तो ये साबित कर देंगे कि देखिए, ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि यह आरक्षण को, और जिस तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर, या फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वर्गीकरण होना चाहिए, तो मोदी सरकार बिल्कुल घिरती हुई नजर आ रही है, और मोदी सरकार इस बार बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल नहीं आप है। ठीक बात कह रहे हैं। और ये चुनाव जो है, ये इसीलिए यही सबसे बड़ा पेच है ज्ञानेश्वर जी। 2 स्टेट का चुनाव तो अभी चल रहा है, मान लीजिए कि वो चुनाव तो निकल जाएगा, 1 अक्टूबर को चुनाव है। जो खबरें आई हैं, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि जी भारत सरकार ने नहीं की है कि हम जनगणना कराने जा रहे हैं, इस तारीख से शुरू होने जा रहा है। मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सितंबर में उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है जनगणना कराने की। तो ये संकट, 1 अक्टूबर को चुनाव बिल्कुल। खत्म हो जाएगा इन 2 स्टेट्स का, तो ये दोनों स्टेट्स तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस बीच सितंबर में किसी समय चुनाव की ये अधिसूचना जनगणना की जारी होती है, तो ये इशू बन जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड में। तो अगर जनगणना के लिए झारखंड जो में गाइडलाइंस जारी होंगी, अगर उसमें जाति का कॉलम नहीं शामिल किया जाता है, तो फिर ये सवाल आ जाएगा फिर कि ये फिर जी अपोजिशन की पार्टियां पूछने लगेंगी। तो इसलिए ये देखना है, पेच जी यही है कि क्या अभी घोषणा हो जाती है जनगणना की, या अक्टूबर नवंबर तक टाल दिया जाता है, कि ताकि ये 4 स्टेट का चुनाव निकल जाए, तो उसके बाद जनगणना की शुरुआत हो, तो उसमें जाति का कॉलम हो या नहीं हो, बीजेपी को थोड़ा समय मिल जाएगा। क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा चुनाव नहीं है, दिल्ली का चुनाव है जी और बिल्कुल। बिहार का चुनाव है, तो बिहार में तो जाति गणना ऑलरेडी हो ही चुकी है। उसमें वहां ये बहुत बड़ा इशू नहीं बन सकेगा। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने जाति गणना कराई है, वहां कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो ये देखना होगा कि अभी सितंबर में जनगणना की अधिसूचना जारी होती है, जैसी खबर आई थी कि सितंबर में घोषित कर देंगे, और अभी से 10 साल का एक टाइम शुरू होगा। जो पहले अंग्रेज के जमाने में 1881 से जो जनगणना
हो रही थी या उसके भी पहले से, उस हर 10 साल पर जो होती थी जनगणना, जिसके हिसाब से 2021 में होनी थी, अगर वो नहीं होती है, 2021 में नहीं हुई, तो अब फिर 2031 में नहीं होगी, अब 2024 से ही साइकिल शुरू होगा, फिर 2034 में करेंगे। और इस बार की जनगणना कई कारणों से बहुत अहम है। ये देखना है कि उसके साथ ही परिसीमन का काम भी शुरू होना है, क्योंकि परिसीमन कराने के बाद भारत सरकार को जो वो नारी शक्ति वंदन कानून लागू किया, भारत ने पास किया है, मतलब विधान संसद से, जिसके तहत महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में विधायिका में 33% आरक्षण देना है, उसको भी लागू करना है उस परिसीमन के बाद। तो इस बार की जनगणना में परिसीमन भी होना है साथ साथ। तो और उसी के बीच एक दूसरी भी चीज है कि एक देश एक चुनाव की जो कमेटी थी, रामनाथ कोविंद कमेटी, उसने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं, और उसके हिसाब से अब जो साइकिल होगा वो इस तरह का होगा कि 2029 में सारे चुनाव एक साथ। तो उसके लिए भी एक स्टेट्स के चुनाव को 2 हिस्सों में बांटना है, और कोई एक चुनाव 2026-27 में कराना है, ताकि बाकी सारे चुनाव 2029 में कराए जा सके। तो उसके हिसाब से भी चीजें होनी है। तो इस बार की जनगणना बहुत जटिल होने वाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली, बहुत सिंपल तरीके से नहीं होगी जैसे पहले कर लेते थे। तो अब देखना यह है कि जनगणना की अधिसूचना कब जारी होती है। वो अधिसूचना जारी होती है तो उसकी क्या टाइमलाइन होती है। देखिए, जो जनगणना होती है ज्ञानेश्वर जी, उसमें पहले चरण में घर मकान गिने जाते हैं, तो वो हो सकता है कि उस समय कॉलम सामने नहीं आए, जाति को शामिल करने वाला कॉलम तो उस समय सामने आएगा नहीं। लेकिन ट्रेनिंग जो होगी जनगणना कर्मियों की, जो ट्रेनिंग में क्या ट्रेनिंग होती है, बात तो सामने आ जाएगी कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस बार डिजिटल जनगणना होनी है तो रिपोर्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन डिजिटल जनगणना होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसमें कॉलम होता है कि नहीं जाति का, और ये कब तक रोक के रखती है भारत सरकार, 4 स्टेट्स का चुनाव पार हो जाने तक इंतजार करती है, उससे उसकी मंशा जाहिर होगी कि क्या मंशा है उसकी। लेकिन अगर जो भी मंशा है, अगर ये मैसेज हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जाति गणना कराने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका बड़ा नुकसान उसको होगा, पार्टी को आगे के तमाम चुनावों में इसका नुकसान होगा, क्योंकि अब ये दिख गया है। चलिए, तो देखिए नुकसान होगा, लेकिन देखिए आपने अजीत जी एक बात और कह दी कि जनगणना के साथ परिसीमन की। देखिए, मैं खबरों में था, और दक्षिण के प्रांत जो है वह परेशान है कि हमने केंद्र सरकार ने जो सोचा या जो देश की जरूरत है, हमने जनसंख्या नियंत्रित करने की दिशा में बहुत प्रयास किया, और जनसंख्या को कई राज्यों ने नियंत्रित किया है दक्षिण के प्रांत में। लेकिन जनसंख्या के आधार पर आप लोकसभा की सीटों का परिसीमन करने जा रहे हैं, तो परिणाम ये होगा कि जिन प्रदेशों ने जनसंख्या नियंत्रित की उन्हें घाटा हो जाएगा, और वे इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे, जो आप कह रहे हैं ना, जटिलताएं हैं। और जहां जनसंख्या बढ़ गई, जिन प्रदेशों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया, वहां लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। तो जिन्होंने नियंत्रित किया उनकी हिस्सेदारी लोकसभा में कम, और जिन्होंने जनसंख्या बढ़ने दिया उनकी हिस्सेदारी अधिक हो जाएगी। यह तो बिल्कुल ही उल्टा है। साउथ के स्टेट्स की हमने डेवलपमेंट किया, हमने विकास किया, उसके लिए भी पनिश कर रहे हैं आप हमको। फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं उसमें ज्यादा पैसा चला जाता है उन राज्यों को जो गरीब रह गए। हमने तरक्की की तो आप उसके लिए पनिश कर रहे हैं, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, आप उसके लिए भी पनिश करिएगा, हमारा पॉलिटिकल पावर कम कर दीजिएगा। तो इसको लेकर के एक फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, आबादी का अनुपात निकाला जाएगा। ये सिंपल ऐसा नहीं होगा कि 20 लाख की आबादी पर अगर एक सीट आप दे देते हैं तब तो गजब ही हो जाएगा। यहाँ फिर तो 120 सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी, और तमिलनाडु में जितनी सीटें हैं उतनी ही रह जाएंगी, 39 रह जाएंगी, या उससे भी कम हो जाएंगी 2-1 सीटें। तो वो नहीं, उस तरह का फॉर्मूला नहीं लागू होगा। इसलिए हमने जो जटिलता कही उसको भी पहले सुलझाना होगा, परिसीमन के पहले, कि आप एक अनुपात निकालिए। 6 करोड़ की आबादी अगर तमिलनाडु की है और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की है, तो क्या अनुपात है, दोनों का एक अनुपात निकाल करके, एक औसत निकाल करके आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा कि किसी एक स्टेट को पॉलिटिकल वेटेज नहीं मिले। ऐसा वेटेज न मिल जाए कि सिर्फ 2 स्टेट 4 स्टेट की पॉलिटिक्स करके, या हिंदी हर्टलैंड जिसको कहते हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टी ही राज करती रहे परमानेंट। तो फिर ये तो एक तरह का ही अलगाव की भावना पैदा होगी पूरे देश में। ये इससे तो एकता और अखंडता के लिए ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की बातों में सरकार नहीं जाएगी। सरकार उसका एक औसत निकाला जाएगा, ताकि कि जिस अनुपात में सीटें बढ़ती या घटती हैं तमिलनाडु में, उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़े या घटे। इसका एक फॉर्मूला निकाला जाएगा, वो फॉर्मूला बनेगा। ये जो जाति गणना का उसी में आएगा, उसी में जब परिसीमन के लिए भी उसमें चीजें तय होंगी,
और जाति गणना के लिए भी वो चीजें उसी में तय होनी है कि जो जनगणना का कॉलम बनना है उस कॉलम में जाति का उस जो फॉर्म बनना है उस जो परफॉर्मा बनना है उसमें जाति का कॉलम रहे कि नहीं रहे। तो जाति का कॉलम रहे या न रहे ये बड़ा नीतिगत फैसला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस नीतिगत फैसले पर सिर्फ भाजपा को फैसला नहीं करना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी विचार करना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी आइडियोलॉजी हमेशा रही है धर्म हिंदुत्व की, उसमें वर्गीकरण हो, जातियों का विभाजन हो, जातियों की संख्या सामने आए, उसके आधार पर फिर आरक्षण की मांग शुरू हो, उसके आधार पर समाज में किसी तरह का डिवीजन हो, ये कम से कम जाति के आधार पर डिवीजन के पक्ष में नहीं है आरएसएस। और अभी कल से जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कल से केरल के पलक्कड में आरएसएस की बैठक होने वाली है, बहुत अहम बैठक है, और वो अखिल भारतीय समन्वय बैठक उसका नाम है। तो अखिल भारतीय समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होनी है, 3 दिन की बैठक है वो बैठक पलक्कड में केरल में हो रही है, जिसका जो मूल एजेंडा है चर्चा का, उसमें एक तो बीजेपी के साथ समन्वय का एजेंडा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आरएसएस का समन्वय बिगड़ा हुआ है, आरएसएस के साथ हाँ देखा अभी राम माधव को लाना पड़ा ना, और वो एकदम प्रधानमंत्री का अपनी पसंद से वो आए हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब वो किनारे किए गए थे 2020 में महासचिव पद से हटाए गए थे, तब भी विदेश के मामलों में वो भारत प्रधानमंत्री के लिए बैकरूम ऑफिस का काम वो करते थे, और विदेश के मामलों पर कॉलम भी लिखते थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में हर शनिवार को वीकली कॉलम आता था, अभी भी आता ही है। तो वो काम वो कर रहे थे पर्दे के पीछे से, लेकिन उनको सामने लाना पड़ा, क्योंकि 2014 में जो जम्मू कश्मीर में प्रयोग किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब राम माधव ने किए थे। पीडीपी के साथ तालमेल भी उन्हीं का आइडिया था, या जो छोटी छोटी पार्टियां वहां खड़ी हुई हैं, जैसे अल्ताफ बुखारी की अपना पार्टी हो, या सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, तो इन सब के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव में एक दिखा जो जेपी नड्डा का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और आत्मनिर्भर है। एक समय था जब उसको संघ की जरूरत थी, अब नहीं है। ये इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो और अच्छा, वनमैनशिप भी संघ की राजनीति में वनमैनशिप के लिए भी जगह नहीं है कि एक आदमी इतना बड़ा हो जाए कि वो संगठन से बड़ा हो जाए, इसके लिए जगह नहीं होती है संघ में। तो वो वहां एक तालमेल बिगड़ा हुआ है। उस तालमेल को ठीक करने के लिए जो अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी केरल में, उस पर चर्चा होगी, और उस बैठक में दूसरी चर्चा जो होनी है वो जाति गणना को लेकर के होनी है। तो आरएसएस को भी इस पर विचार करना है कि जाति गणना की दिशा में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि तैयारी सारी जो ग्राउंड लेवल पर इससे जो डिवीजन होगा उसकी सारी तैयारी, उसको ठीक करने की सारी तैयारी संघ को ही करनी है। जातियों में जो सामाजिक चेतना आई है या आगे और आए, उसके हिसाब से उनका राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होता है। फिर उनकी राजनीति में हिस्सेदारी की भावना बढ़ती है। पावर स्ट्रक्चर में, जो हम बार बार कहते हैं कि पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह के लिए उनका संघर्ष बढ़ता है, तो ये वो होना हिंदुत्व की राजनीति के लिए फायदा करेगा या नुकसान कर जाएगा, इस बात को। लेकिन एक बात और है अजीत जी, एक बात और है कि देखिए, जब जातीय जनगणना को आरक्षण से जोड़ ले रहे हैं कि पहले आप जातीय गणना कराइए और फिर आरक्षण की बात कीजिए, और यदि बीजेपी यह नहीं करती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। हमने देखा बिहार में जातीय गणना हो गई, रिपोर्ट आ गई, आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार आरक्षण कानून को बदला, आरक्षण बढ़ा दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने, महागठबंधन की सरकार ही तब थी और भाजपा ने भी सपोर्ट किया था, जब आरक्षण बढ़कर ईडब्ल्यूएस समेत 75% तक बढ़ गया था। मतलब सम्राट चौधरी तो कह रहे थे कि और बढ़ा दीजिए, लेकिन न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में बिहार आरक्षण कानून नहीं टिका और सुप्रीम कोर्ट में भी हार ही मिली। और देखिए, एनेक्शन 9 में शामिल करने की मांग हमने और आपने पहले चर्चा की है कि जैसे ही अब मोदी सरकार फैसला करेगी, पूरे देश में पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो जनगणना कराने के बाद भी बिहार में हमने देखा कि लाभ नहीं मिला। ठीक है, नीतीश कुमार हार गए और तेजस्वी यादव इसे खेल भी नहीं पाए कि भाई आरक्षण क्यों खत्म हुआ, जो बढ़ाया गया आरक्षण है। फिर जिन्हें आरक्षण दिया गया था, तांती ततवा, आजकल वे भी नाराज हैं। तो आप समाजवाद की बात कर रहे थे, आप लालू यादव की पार्टी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव की पार्टी की बात कर रहे थे। तो नीतीश तो आरक्षण बढ़वाने में विफल रहे और तेजस्वी यादव इसे खेल भी नहीं पाए। मतलब जनता के बीच इतना बड़ा मुद्दा नहीं गया। यदि लालू यादव होते तो शायद संभव था कि पूरे बिहार में पैदल मार्च होते। लालू यादव अगर सक्रिय होते तो वो निश्चित रूप से ऐसा कर रहे होते, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और उनकी राजनीति को करता है।
बीजेपी के लिए जो हमने कहा कि जो जटिलताएं हैं, वो उसमें एक जटिलता ये भी है कि जैसे ही आप जातियों की गिनती कराएंगे जी और उनके आंकड़े आएंगे, वैसे ही उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किस जाति का कितना अनुपात है। मोटे तौर पर अंदाजा है, जो 52 से 54% ये माना जाता है कि जी पिछड़ी जातियां हैं देश में, तो उसका एक अंदाजा है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर 54% आबादी के फॉर्मूले के आधार पर ही 27% आरक्षण दिया गया था। मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण दिया ओबीसी को। तो ये मांग हो सकती है, ये मांग हो सकती जी है। जैसे 8.5% आरक्षण मिला हुआ है उसको जो मतलब एससी एसटी का जो आरक्षण है, वो उनकी आबादी के अनुपात में मिला हुआ है कि 15%, 16% मोटे तौर पर माना गया कि एससी आबादी है तो उसको 15%, और 7.5-8% माना गया कि एसटी आबादी है तो उसको उस अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। अब 8%, 8.5% एसटी की आबादी है, लेकिन उसको 7.5% मिला हुआ है, और एससी आबादी 15-16%, 17% है, तो उसको लगभग उतना ही मिला हुआ है। तो ओबीसी भी कह सकते हैं कि हमारी 54% है या 52% है, तो हमको उतना आरक्षण चाहिए, 52% आरक्षण दीजिए। तो फिर क्या बचेगा? 52% ओबीसी का आरक्षण कर दीजिए, और ये ऑलरेडी 22.5% है, और फिर 10% ईडब्ल्यूएस का है, तो फिर तो हो ही गया, फिर तो लगभग 100% आरक्षण की दिशा में चले जाएंगे हम लोग। तो वो एक जटिलता आएगी सामने। जब ये आरक्षण की गिनती हो जाएगी, तो इस दिशा में आंदोलन शुरू होंगे, मांग शुरू होगी। और राहुल गांधी ये कहते घूम रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। तो जितनी आबादी उतना हक की जो बात है, वो तो फिर भारत सरकार को उस पर डिसीजन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर पूरे देश में जाति की जनगणना हो जाती है और पूरे देश में सारी पार्टियां उस अनुपात में आरक्षण की मांग करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भारत सरकार कितनी देर खेल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मंजूरी, आप ज्यादा देर नहीं खेल सकते। हाँ बिल्कुल। उसका तो फिर यह होगा कि संविधान, आप कानून पास करिए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि अदालत कुछ नहीं कर सके। तो ये ज्यादा उलझाने वाली बात है। जातियों की गिनती हो जाए और वो जातियों की संख्या सामने आ जाए, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे ही संख्या आएगी, वैसे उस अनुपात में आरक्षण की मांग होगी। और फिर उसके बाद जो भानुमति का पिटारा जो आपने कहा खुलेगा, तो सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण दीजिए। आजकल जो ये मांग शुरू हो गई है, राहुल गांधी तो अब मिस इंडिया में भी आरक्षण खोजने लगे हैं कि कोई हमने मिस इंडिया की लिस्ट उठा करके देखी, उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, तो अब क्या पता कि हो कि उसमें भी आरक्षण करिए। और हाँ भाई, वो कह रहे थे, और तो सीरियसली कह रहे थे, संविधान सम्मान सम्मेलन में बोल रहे थे। ये अलग बात है कि मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे, जो खुद कौल ब्राह्मण है, उनका स्वागत किया अविनाश पांडे ने, उनका स्वागत किया प्रमोद तिवारी ने, उनका स्वागत किया अनुराधा मिश्रा ने, उनका स्वागत किया अजय राय ने, उनका स्वागत किया राजेश मिश्रा ने। तो मंच पर जो 6 लोग मौजूद थे, वो 6 में 5 ब्राह्मण और 1 भूमिहार थे। तो ये कांग्रेस का अपना फॉर्मेशन है। लेकिन वहीं खड़े होकर के राहुल गांधी ने ये पूछा था कि भाई हमने लिस्ट देखी है, कोई मिस इंडिया ओबीसी दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। हालांकि वो उनके रिसर्च में थोड़ी कमी थी, क्योंकि एक ओबीसी मिस इंडिया तो ऐसी रही है जिसको पूरी दुनिया जानती है, ऐश्वर्या राय को। तो वो हो सकता है रिसर्च में कमी रह गई हो, लेकिन वो कह सकते हैं कि इन चीजों में भी आरक्षण ले आइए और निजी क्षेत्र में आरक्षण ले आइए। ये तो रामविलास पासवान 20 साल पहले कहा करते थे, उससे भी पहले कहते थे, शरद यादव कहा करते थे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए। तो अब आंकड़े आएंगे और ये लगेगा कि भारत सरकार में तो नौकरियां है नहीं, और सरकारी शिक्षण संस्थान है, उनकी संख्या कम हो गई और चारों तरफ प्राइवेट शिक्षण संस्थान पैदा हो गए हैं। तो अब वहां आरक्षण करिए, ये आरक्षण की व्यवस्था वहां लागू होने की बात हो जाएगी। फिर जो राहुल गांधी ने कहा वह होगा कि आप क्रिकेट के में आरक्षण दीजिए, ओलंपिक में आरक्षण दीजिए, आप उद्योग में जहां तहां सब आरक्षण दीजिए, इसकी बात शुरू हो जाएगी। फिर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो हमको अनेक प्रभाव भी दिखा ना। देखिए अजीत जी, जातीय जागृति की बात कीजिए। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए, अखिलेश यादव ने क्या प्रयोग किया? यादवों की सीटें कम कर दी, और जिन जातियों से समाजवादी पार्टी की दूरी थी या जिसे मायावती छोड़ रही थी, उन्हें टिकट दे दिया। और परिणाम क्या निकला? जैसे ही जागृति हुई, जैसे ही जागृति हुई, बीजेपी हार गई। ये भी एक चिंता है ना। क्या है, कई लेवल पर जो सामाजिक चेतना आई है जातियों के अंदर, जो बाद में उनके पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट हुई है, उसके पीछे आरएसएस बहुत बड़ा फैक्टर है। आरएसएस ने बहुत काम किया है इस मामले में। एक बद्री नारायण है, बद्री नारायण नाम से ही लिखते हैं, बद्री नारायण तिवारी वैसे उनका नाम है, इलाहाबाद में है, वो बड़े रिसर्चर है।
तो उन्होंने एक किताब लिखी है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। उसमें उन्होंने आरएसएस के जो जमीनी स्तर पर आरएसएस ने काम किया उसका बड़ा बारीकी से उन्होंने विश्लेषण किया है कि किस तरह से जो राजभर समाज है उसको जागृत किया आरएसएस ने। सुहेल देव की को एक उनके डीटी के तौर पर इस्टेब्लिश किया, उनके पूर्वज के तौर पर, और उनकी मूर्तियां लग गई चारों तरफ, उनके नाम से ट्रेन चलने लगी। कैसे भुइयां आगे किए गए और सबरी को उनका देवता बताया गया और सबरी की मूर्तियां लगने लगी। तो ये आरएसएस ने किया, इन जातियों के भीतर सामाजिक चेतना जगी और फिर उनकी राजनीतिक चेतना आ गई, वो मांग करने लगे, वो डिमांड करने लगे, पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदारी मांगने लगे। तो जब जब गिनती होगी और छोटी छोटी जातियां जो हैं जिनको किसी तरह का लाभ नहीं मिला है, सरकारी नौकरी का, स्कूलों कॉलेजों में दाखिले का, या राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली है। अब आप सोचिए ना, जो हम लोग रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करते हैं, जिसने कहा कि 947 जातियों को आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है आरक्षण के तहत, या कोई दाखिले में फायदा नहीं मिला है, उनको क्या राजनीतिक लाभ मिला होगा? उनको तो राजनीति में कहीं कुछ पद मिला नहीं होगा जब सरकारी नौकरी और दाखिले में नहीं मिला। तो उन सब जातियों की महत्वाकांक्षा जगेगी, उनकी चेतना जगेगी और वो फिर आरक्षण की मांग करेंगे, आरक्षण की हिस्सेदारी की मांग करने लगेंगे। तो ये सारा आरक्षण का सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। महिला आरक्षण भी आपको लागू करना है और समाजवादी पार्टियों का एक बड़ा वर्ग है जो महिला आरक्षण के भीतर भी आरक्षण की मांग करता है कि महिला आरक्षण नहीं लागू हुआ। तो जो शरद यादव ने कहा था, संसद में कहा था उन्होंने कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। तो ये एक जो मांग है कि महिला आरक्षण के भीतर भी आरक्षण दीजिए। दलितों के आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। एसटी के आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हो रही है और उस बीच जाति की जनगणना हो जाए और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सामने आ जाए। फिर आप सोचिए कि पूरा कैसा भानुमति का पिटारा खुलेगा और किस स्तर की राजनीति होगी जिसको लेकर के ये जो आरक्षण की मांग करने वाली और जाति राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो ज्यादा मुखर इसी वजह से हुई है क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना उलझा हुआ मामला है और इतने पहलू हैं इसमें कि उसमें फिर बीजेपी के जितने भी एजेंडे हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, भारत के विश्व गुरु बनने का मुद्दा हो, 2047 तक विकसित भारत बनाने का मुद्दा हो, सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। फिर सारी राजनीति जिस तरह से 1990 से लेकर के 2000 या 2005 तक होती रही थी, उस दौर में फिर राजनीति पहुंच जाएगी भारत। चलिए, तो देखिए, जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वह बहुत ही जटिल मुद्दा है। जनगणना तो होगी, लेकिन क्या जातीय जनगणना होगी और बीजेपी आरएसएस इस बारे में क्या फैसला करता है? विपक्ष तो चाहता ही है। आगे भी हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।